बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम में जो है हम दो चीज का ध्यान देंगे इस चैप्टर में। पहला बात कि वर्ड प्रॉब्लम को, जो अभी तक तुम लोग का समस्या रहा है कि वर्ड प्रॉब्लम को समझे कैसे, है ना, उस पे पूरा फोकस रहेगा। और उसके बाद दूसरा, कितने टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है ना, उस पे लगभग 6 या 7 टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आएगा इसमें, है ना। बेसिकली 6-7 टाइप का है, और भी हो सकता है मिसलेनियस, लेकिन 6-7 टाइप का है। तो इसमें टाइप 1 CONSE ना, CUTIP कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो हमारा जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर से वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। पहले समझो कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होता है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गया, कोई भी एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आ रहा है, वो क्या हो गया, कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गया। जैसे कि मान लो एक नंबर है 8, तो इसके बाद वाला नंबर 9, ये दोनों आपस में क्या, कॉन्सिक्यूटिव। इससे पहले वाला नंबर 7, ये भी आपस में कॉन्सिक्यूटिव है। ये तीनों भी आपस में कॉन्सिक्यूटिव है। यानी कि अगर कोई नंबर है हमारा x, तो दो नंबर अगर पूछे कॉन्सिक्यूटिव, तो x और x+1, मतलब एक नंबर उसमें जोड़ेंगे तो हमारा क्या हुआ, कॉन्सिक्यूटिव। और एक नंबर घटा भी दे तो भी हमारा जो नंबर आएगा वो क्या होगा, उसके साथ कॉन्सिक्यूटिव। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दो कॉन्सिक्यूटिव बोलेगा अगर, तो x और x+1 पकड़ लेंगे। 3 कॉन्सिक्यूटिव बोलेगा तो एक को रखेंगे x-1, दूसरा को x और तीसरा को x+1। जब कहा जाए प्रॉब्लम में कि 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल कहता है कि द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 15। सेंटेंस दिया है द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 15, तो इसको लिखेंगे कैसे। मान लेंगे कि लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोल रहा है, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इक्वल टू x, और दूसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि हम अलग अलग वेरिएबल तो ले नहीं सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक को x और दूसरे को y नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें हम सॉल्व करेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वेरिएबल एक ही रहेगा x, लेकिन दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो x और दूसरा होगा x+1। अब x का वैल्यू जो भी आएगा उसमें एक जोड़ देंगे, हमको दूसरा निकल जाएगा। तो हमको यहाँ पे मान लो हम कह रहे हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है, जो ये स्टेटमेंट कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 15। द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव, फिर यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं, छोड़ो, नंबर इज 15। ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऐसा ही रहेगा कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, दोनों का सम कितना है, 15 है, तो 5 दोज कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर को पता करना है। तो सबसे पहले ये मानेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में एक प्रोसेस है लिखने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, उसमें हम ये मान लिए चीज, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि x और प्लस ये जो x+1 है, ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 15, ये प्रॉब्लम का क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। उसको वर्ड में चेंज कर रहे हैं, उसको इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं। ये भी इक्वेशन ही है, लेकिन ये इक्वेशन लिखा हुआ है वर्ड में, है ना। उस वर्ड वाले इक्वेशन को हमको वर्ड में जो है उसको किस में चेंज कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन में। तो यहाँ पे दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर माने, एक x, दूसरा क्या हो जाएगा x+1, तो यहाँ x प्लस x+1 15 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे x प्लस, यहाँ ब्रैकेट हटे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अब ब्रैकेट के बाद कुछ उसमें मल्टीप्लाई करने को
नहीं है, मल्टीप्लाई करने को है भी तो 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ब्रैकेट हट जाएगा डायरेक्टली, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 15। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 15 माइनस 1। तो हमारा बचेगा क्या, इधर x को अब सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, तो 15 में से गया 14 और यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई में 2 था, इधर जाएगा क्या हो जाएगा कितना आ गया x इक्वल टू, तो यहाँ तो x निकला ना 7, यानी कि जो एक नंबर है, दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर में जो एक नंबर है वो क्या है 7, दूसरा नंबर क्या है 7 प्लस 1, यानी जो हमको x था वो निकला 7, मतलब एक नंबर निकल गया 7, दूसरा नंबर को क्या मानते हैं x प्लस 1 है, x प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 बराबर 8। अब देखो क्वेश्चन जो कहता है कि दो नंबर कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, दोनों का सम कितना होना चाहिए, आगे दोनों नंबर। तो इसमें बहुत सारा तरह का प्रॉब्लम है, ये तो सबसे बेसिक बताया। अब थोड़ा आगे बढ़ो। सर समझ नहीं आया क्या, जब आप बोले कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर में x और x प्लस 1 और x माइनस 1, तो x माइनस 1 के जगह पे x प्लस 2 नहीं लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखते हैं आप उसमें। तो अभी हम बताते हैं क्यों नहीं कर सकते ऐसा, या हम ऐसा ही लिए तो क्यों लिए, है ना, हम सब पे आएंगे। देखो यहाँ पे ये पूछ रही है कि सर हम जो है जब 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर होगा तो यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 2 नहीं ले सकते हैं क्या, यही ना क्वेश्चन है, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन होगा क्या प्रॉब्लम कि ऐसा मानने से हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होते जाएगा। क्यों होते जाएगा वो भी समझो। मान लो यहाँ दे दिया 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर का सम बेसिकली दे दिया, तो यहाँ x प्लस x प्लस 2 तीनों को जोड़ना होगा, है ना। तो यहाँ पे 3x होगा और प्लस 1 प्लस 2 3 भी होगा और उसके बाद कुछ रहेगा। लेकिन जब इन तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे सिर्फ x और x बचेगा, -1 प्लस 1 एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल कर देगा। जब तुम एक्चुअल प्रॉब्लम में जब जाओगे ना, जब प्रॉब्लम आएगा तो तुम एक बार दोनों को मान के देखना, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि हम ऐसा मान नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। जब हम x प्लस 1 x प्लस 2 जब कॉन्सेक्यूटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। x बराबर 6 है तो x प्लस 1 हो जाएगा 7, x प्लस 2 हो जाएगा 8। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पहुंचेगा प्रॉब्लम वहां होगा जब हम सॉल्व करने जाएंगे, जब इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो तुम देखना कैलकुलेशन में या तो लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन या तो फंसाएगा कहीं। तो हम हमेशा वो रास्ता अपनाते हैं जो कि आसान हो, जिसमें फंसने का चांस कम हो, सुगमता से आंसर निकल सके। तो इसलिए ये जो है बेस्ट एप्रोप्रिएट माना गया है, ठीक है। अब देखो इसमें अब और भी आगे थोड़ा सा बात है। क्या बात है कि जब हम मानेंगे 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर तो तब तो ये मान लिए, है ना। लेकिन अब इसमें एक चीज और हो सकता है। क्या हो सकता है 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड ऑब्लिक इवन नंबर्स, ऐसा दे दे कि 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर या इवन नंबर, तब क्या करेंगे, कोई भी ले सकते हैं इसमें से। हाँ हमको कहता है कि 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर रहेगा तब तो ये हो गया, 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड या इवन होगा तब कैसे लेंगे। जैसे मान लो नंबर लाइन जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये यहां से तक नंबर है हमारा। इसमें 3 कॉन्सेक्यूटिव मान लो, पहले मान लो ऑड, ठीक। तो पहले ऑड, इसमें से कोई भी एक ऑड नंबर पकड़ो, मान लो पकड़ लिया क्या 7। तो इसके बाद का जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर होगा वो क्या होगा, इवन होगा। इसके बाद का जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है वो 8 है, जो कि इवन है। लेकिन हमारा ऑड कॉन्सेक्यूटिव बोल रहा है, कौन सा नंबर
ऑड कॉन्सिक्यूटिव, तो 7 के बाद कौन होगा? 9, क्योंकि बीच में जो 8 है वो क्या है हमारा? इवन है। और 9 के भी आगे जाते तो क्या आएगा? 11। लेकिन अगर 7 से पहले जाते तो 5। समझ में आ रही बात? 5, 7 और 9, ये 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है ना। अब इसमें से मान लो 7 को मान लो x, क्या मान ले? x। तो 9 जो है यानी दूसरा कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो ऑड होगा वो क्या होगा? x प्लस 2। सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव नंबर रहेगा तो बाद वाला क्या होगा? x प्लस 1। लेकिन अगर ऑड कॉन्सिक्यूटिव या इवन कॉन्सिक्यूटिव रहेगा तो बाद वाला क्या होगा? है ना। यहाँ पे इवन वाला भी मसला समझ लो। जैसे इवन मान लो 6, तो 6 के बाद क्या होगा? 6 के पहले क्या होगा? है ना। इवन या ऑड दोनों का कॉन्सिक्यूटिव नंबर तभी आएगा जब उसमें हम +2 करें या -2 करें। तो यानी कि x प्लस 2, इसके पहले वाला लिखना हो तो x माइनस। तो जब भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मसला आएगा तो ये 3 नंबर हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे? 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड हो या 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन हो, मानेंगे एक नंबर मानेंगे x माइनस 2, दूसरा x, तीसरा x प्लस 2। क्लियर है मैटर? अब इसमें एक प्रॉब्लम देखते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम लिखने जाएंगे, स्टेटमेंट का प्रॉब्लम तो बहुत लेंदी होगा, बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है वीडियो में उतना क्लियर दिखे भी नहीं। तो हम प्रॉब्लम को अच्छे से बोल रहे हैं अभी। जब तुम ये समझने बैठोगे तो प्रॉब्लम को लिख लेना। ठीक है, प्रॉब्लम को लिख लेना। जब वीडियो देखोगे तो प्रॉब्लम को लिख लेना पहले, उसके बाद समझना। हम अभी प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ दे रहे क्लियरली ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो प्रॉब्लम, फाइंड 3 consecutive odd numbers whose sum is 45। समझ में आया? एक स्टेप, सबसे सिंपल प्रॉब्लम हम उठाए। फाइंड 3 consecutive odd numbers whose sum is 45, यानी कि 3 consecutive odd नंबर हमको निकालना है जिसका सम 45 हो। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग हम लोग मान लेंगे, सबसे पहला क्या मानेंगे? लेट 3 कौन सा कॉन्सिक्यूटिव है? ऑड कॉन्सिक्यूटिव। लेट 3 ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर, क्या मानेंगे? x माइनस 2, x और ठीक, क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा जरूर लिखेंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब उसको जो स्टेटमेंट है उसको चेंज करेंगे इसमें इक्वेशन। तो क्वेश्चन कहता है कि ये तीनों नंबर का जो सम है, जो सम ऑफ 3 consecutive ऑड नंबर इज 45, यानी कि x माइनस 2 प्लस x और x प्लस 2, यहाँ पे प्लस का साइन इक्वल टू क्या है? 45। ये स्टेटमेंट बदल गया किसमें? इक्वेशन में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ बीच में प्लस है, ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर कुछ मल्टीप्लाई करने को तो है नहीं। यहाँ सब हो जाएगा x माइनस 2 प्लस x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 45। आगे बढ़िए, x और x ये तीनों ऐड होकर क्या हो जाएगा? -2 और +2 एक दूसरे को काट के क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू क्या हो गया? x बराबर क्या निकल गया? 45/3 यानी कि 15। तो हमारा जो एक नंबर आया हुआ है 15, इससे पहले वाला नंबर यानी x माइनस 2 क्या हो जाएगा? 13। इसके बाद वाला नंबर यानी x प्लस 2 क्या हो जाएगा? ये तीनों का ऐड देखो तो 45 है। हाँ, ये तीनों का ऐड 45 है। यही हमको निकालना था। तो इस फॉर्म में लिख दिए, हमारा x माइनस 2 आ गया 15 माइनस 2 इक्वल टू 13। x जो है डायरेक्ट निकला यानी 15 और x प्लस 2
यानी 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। ये तीनों हमारा रिक्वायर्ड नंबर था। समझ में आ गई बात? अब एक और प्रॉब्लम देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ज्यादा लंबा बन जाएगा तो वीडियो फिर। अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या प्रॉब्लम दिया अभी? Find three consecutive even number whose sum is 246. Find three consecutive Even number whose sum is 246. find three consecutive, कौन सा नंबर? ऑड नंबर ना? अच्छा इवन। नहीं बना ये वाला जी अनीस? क्या करता है? नंबर्स Whose sum is सम इज 40 246. 246 बोले थे। क्या बोले थे? सबसे पहले क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर थ्री कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स आर। लिखेंगे क्या? ऐसे लिखेंगे, लेट अस कंसीडर थ्री consecutive even numbers are। तीन consecutive कैसे नंबर लिखेंगे? पहला x माइनस 2, दूसरा x, तीसरा x प्लस। बोले थे कि जब भी थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर या इवन नंबर माना तो ये तीनों नंबर किस फॉर्म में होगा? x माइनस 2, x और x प्लस 2। तुम चाहो तो x प्लस 2, x प्लस 4 भी मान सकते हो लेकिन कुछ प्रॉब्लम में वैसे मानने से प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा और ऐसे मानने से प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगा। तो देखो अब नेक्स्ट लाइन क्या होगा? लेट कर लिए आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 246। यहाँ देखिए ब्रैकेट तो जरूर लगा हुआ है लेकिन हर जगह प्लस है, मल्टीप्लाई का ही ना, तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो x प्लस x माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 246। तीनों x आपस में जुड़ के क्या हो गया? माइनस 2 प्लस 2 कट गया इक्वल टू 246। x इक्वल टू 246 बाई 3। फिर से कटेगा 24 कटेगा कितना बार में? 8 बार में और 6 x बराबर क्या निकल गया? 82 है ना? x 82 निकला तो तीन कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा? x माइनस 2 बराबर 82 माइनस 2 बराबर 80। x बराबर दिया ही हुआ है कितना? 82 और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 2 यानी कि 82 प्लस 2 इक्वल टू 84। बात समझ में आया? तो थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो हमारा निकला वो क्या क्या निकला? 80, 82, 84। तीनों इवेंट भी है। क्लियर है? क्या ही नहीं बना फिर इससे आसान सवाल क्या होगा? इसमें तो कुछ समझने में भी नहीं था कुछ ऐसा झमेला। क्वेश्चन बहुत सिंपल एक लाइन का था। अभी तो वर्ड प्रॉब्लम, एक्चुअल वर्ड प्रॉब्लम में आया था।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? The sum of the consecutive multiples of multiples. The sum of the consecutive multiples Of 7 of 7 is 777. 777. Find These these multiples. multiples. तो हम कह रहे थे कि जब 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हुआ तो एक x हुआ, एक x प्लस 1 होगा, एक x प्लस 2 होगा, है ना? इस तरह से 3 होगा, या फिर x माइनस 1 x और x प्लस 1 इस फॉर्मेट में। अगर ऑड या इवन रहा तो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि एक ऑड नंबर के बाद दूसरा ऑड नंबर 2 जोड़ने पे ही आएगा, तीसरा और 2 जोड़ने पे आएगा, है ना? 7 वाले के केस में या फिर कोई भी दूसरा मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 11 ऐसा होगा, तो किसी भी नंबर का मल्टीपल का मतलब समझो, जैसे 7 का टेबल पढ़ो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। यानी कि एक नंबर जो है जो कि 7 का मल्टीपल है, उसके बाद दूसरा नंबर कब आ रहा है? उसमें और 7 जोड़ने पे, तीसरा नंबर कितना आएगा और उसमें 7 जोड़ने से। तो यहाँ पे जो 3 नंबर बोल रहा है, तो मल्टीपल्स इस केस में जो है, जब भी ऐसा मल्टीपल्स वाला रहेगा, ऑड इवन ना दिया रहे या कॉन्सिक्यूटिव नंबर ना दिया रहे, तो मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 11, तो जितना नंबर मल्टीपल रहेगा इसका मतलब उतना ही नंबर ऐड करना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट नंबर आएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर मल्टीपल्स लिखा हुआ तो क्वेश्चन के ही फॉर्म में हम जो भी लिखेंगे पहले क्वेश्चन के ही फॉर्म में, लेट अस कंसीडर दीज मल्टीपल्स आर, क्या क्या मानेंगे? x माइनस 7, x और x प्लस 7, ठीक है? ये 3 हो गया हमारा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ, यानी कि x माइनस 7 प्लस x प्लस 7, ये तीनों मिलके कितना होगा? 777 होगा। x प्लस x यहाँ प्लस, x लिख रहे हैं 7, x बोल रहे 7 लिख रहे हैं, x प्लस 7 और माइनस 7, क्योंकि एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, इक्वल टू 777। ये और ये चला गया, क्या बचा? 3x इक्वल टू 777, जरूर कट जाना चाहिए ये, 777 डिवाइडेड बाय 3, काटिए, 3 2 जा 6, बचा क्या? 1, बगल में 7, 17, 3 5 जा 15, बचा क्या? 2, बगल में 7 यानी 27, 3 9 जा 250 आ गया। x इतना निकल गया, तो बाकी जो 2 है यानी कि x माइनस 7 259 में घटा दीजिए 7, कितना आ जाएगा? 252, और दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 7 यानी कि 259 प्लस 7 यानी कि 9 7 16 6 8 में 1 5 1 6 2, ये हमारा तीनों नंबर हो गया। आंसर क्या लिखेंगे? हेंस 3 consecutive multiples are 252, 259 और
266 ऑर्डर में लिखेंगे। समझ में आ गया बात? समझा नहीं? हाँ, फिर कल ओके। लेकिन फिर मसला गंभीर है अगर ये क्वेश्चन ना बन रहा है तो, क्योंकि ये सब तो बेसिक क्वेश्चन था, आइडिया से ही लगाना था, तब क्यों ना बना। चलिए आगे। तो अब हम लोग इतना श्योर है कि आप जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम रहेगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर पे वो बन जाएगा, ठीक है? क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर या ऑड रहेगा, इवन रहेगा, या फिर कॉन्सिक्यूटिव नंबर सिर्फ रहेगा, ऑड इवन कुछ ना दिया रहेगा तो कॉन्सिक्यूटिव मतलब 1+1 वाला है ना, या मल्टीपल ऑफ 7 मल्टीपल ऑफ 11 रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। अब आगे आते हैं हमारा 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन जो है तुम्हारा ऐसा रहेगा, कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो उसके बारे में तुमको लिखना होगा। जैसे क्वेश्चन मान लो ऐसा, the sum of the digits of a 2 digit number है ना, the sum of digits of a 2 digit number is 9 आगे कहता है the number obtained by interchanging the digits the number obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 27. Exceeds the given number by 27. Find the given number. Given number. अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे देखेंगे। जहां 2 डिजिट का नंबर बोल दे, ठीक है। अब पहले तुमको थोड़ा सा बैक में ले जाते हैं। मान लो कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, मान लो कि 28 है हमारा। इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 20 प्लस 8 है ना, यानी कि ये 1s प्लेस का नंबर है और ये 10s प्लेस का। याद है 2 डिजिट का नंबर तो 1s प्लेस का और 10s प्लेस 2 डिजिट है। इस डिजिट का प्लेस वैल्यू 1 है ना, यानी कि 8 किससे मल्टीप्लाई होता है और 2 इस डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है 10, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होता है 10। यानी और डिटेल में लिखे तो ऐसा लिखा था 2 × 10 प्लस 8 × 1। याद है ना, क्लास 2-3 से शुरू हो जाता है ना, लेकिन बहुत लोग भूल जाते हैं, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट पे ये आगे समझ में आएगा। 2 डिजिट का कोई भी नंबर है ना, तो वो इस तरह से एलोबरेट करके लिखाता है। समझ गए बात को? तो अगर मान लो ऐसा कहा जाए द सम ऑफ द डिजिट्स है ना,
अब मान लो कि दो डिजिट का कोई नंबर है 1 और 3 है ना, ये दोनों का सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या है, एक डिजिट है 3 और दूसरा डिजिट क्या है 1, तो ये दोनों का सम कितना है 4 है। तो ऐसा जब भी नंबर दिया रहेगा सम ऑफ डिजिट, तो उसमें से एक नंबर जो है, एक डिजिट तो 1 प्लस वाला 3 है और दूसरा 1 है ना, दोनों डिजिट पता है। तो लेकिन दोनों का सम दिया है कि मान लो 4 है ना, हमको नहीं पता है तो 4 है। तो यहाँ पे एक नंबर, एक डिजिट मान लेंगे हम लोग, अगर x मानते हैं, एक डिजिट मानते हैं x, तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अगर दो नंबर बना है, दो डिजिट से टू डिजिट नंबर दो डिजिट से बनेगा है ना, और उस दो डिजिट नंबर में एक डिजिट होगा x, तो दूसरा डिजिट क्या होगा 4 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों डिजिट का सम कितना है 4 दिया हुआ। अगर दोनों डिजिट का सम 9 रहेगा तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स। अगर दोनों डिजिट का सम 5 रहेगा तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा, है ना। अब एक और थोड़ा डिटेल समझो कि नंबर मान लो x और y, ये नंबर, ये फर्स्ट डिजिट का नंबर, ये सेकंड डिजिट का नंबर। हालांकि ये चैप्टर तुम्हारा इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसलिए हम दो वेरिएबल मान नहीं सकते, लेकिन समझने के लिए हम तुमको ऐसा बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये दो डिजिट नंबर है और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कि x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 8, ठीक, यानी x प्लस, तो x मान लेंगे अगर हमारा x है, तो दूसरा जो y है वो क्या हो जाएगा, x के टर्म में y क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स। नहीं समझ में, ये मान लो कि एक डिजिट फिक्स कर लिए x को कि x नंबर है, तो दूसरा y जो है वो x के टर्म में क्या होगा 8 माइनस एक्स ही होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना कि दोनों डिजिट का सम कितना है 8 है। यही बात तो बता रहे हैं कि यहाँ पे एक डिजिट x है तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर भी y जो है x के टर्म में क्या होगा 8 माइनस एक्स। तो y को सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा मानेंगे नहीं, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और सिर्फ एक वेरिएबल के टर्म हम दोनों को लिख सकते हैं, दोनों डिजिट को लिख सकते हैं ना। एक डिजिट x है तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा x 8 माइनस एक्स। अब आगे देखिए, अब हमको कहता है कि इंटरचेंज ऑफ डिजिट कर रहे हैं, है ना, यानी कि अगर हम नंबर मान लिए 1 और 14, ठीक है, तो इस दोनों का डिजिट का सम हमको दिया हुआ है, तो वो डिजिट का सम हो गया 5, है ना। अब कहता है कि जो नंबर का डिजिट को इंटरचेंज कर दिया गया, इंटरचेंज करने पे वैल्यू भी बढ़िया ज्यादा ही कम हो जाएगा। इस डिजिट का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, तब होगा 40। लेकिन डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 41, तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1, तब जाके 41 हो रहा है। तो अगर उसको डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे, है ना। तो हमारा जो है मान लो कि नंबर दिया हुआ है कुछ भी, है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे कंफ्यूजन होगा। तो यहां तक जो बात समझा रही है समझ में आया, 2 डिजिट का नंबर हो, नंबर जब इंटरचेंज होता है, डिजिट इंटरचेंज करते हो तो नंबर का वैल्यू कैसे बदल जाता है ना, तो ये याद रखना, है ना। उसके बाद आगे आते हैं, अब आइए सॉल्यूशन पार्ट पे, तो कैसे लिखेंगे। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो पहला काम होगा, लेट अस कंसीडर 1 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर is equal to x. Let us consider one digit
कंसीडर में आर छूट गया है। अच्छा, let us consider ones place digit of the given number is x। जो नंबर दिया हुआ है ना, उसका लिखो, मतलब सुनो, जो नंबर दिया हुआ 2 डिजिट का नंबर है ना, उस 2 डिजिट नंबर का जो वंस प्लेस का डिजिट है वो मान लिए क्या, x। तो टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा वो क्या होगा, देन टेंस प्लेस डिजिट विल बी इक्वल टू, दूसरे प्लेस का जो डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार देखो तो, क्योंकि दोनों डिजिट का सम कितना है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो एक डिजिट जो है, जो फर्स्ट प्लेस का डिजिट है वो माने x, तो दूसरा डिजिट क्या होगा, 9 माइनस x, है ना। मान लो कि 27 ये 2 डिजिट का नंबर है ना, ये दोनों डिजिट का सम भी कितना है, 9 है। तो एक जो पहला प्लेस का जो डिजिट है उसको मान लिए x, तो दूसरा प्लेस का डिजिट जो है, जो कि पहला प्लेस का डिजिट जो हम 27 बोल रहे थे, इसमें पहला प्लेस का डिजिट क्या है, 7 है। तो दूसरा प्लेस का डिजिट निकालना होगा तो 9 माइनस 2 करेंगे। तो चूंकि इस क्वेश्चन में हमको नंबर अभी नहीं पता है ना, लेकिन हम एक चीज मान लिए हैं कि पहला प्लेस का डिजिट क्या है, x है, तो दूसरा प्लेस का डिजिट क्या हो जाएगा, 9 माइनस x, 9 माइनस, है ना, ये हो गया 2 डिजिट, और नंबर कुछ ऐसा दिखेगा। यहां तक क्लियर है ना, देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। आप देखो, जब नंबर का दोनों डिजिट हमको पता चल गया है ना, तो वो जो नंबर है उसका वैल्यू कैसे होगा, है ना। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल टू, तो गिवन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, गिवन नंबर हो जाएगा, क्योंकि वंस प्लेस का डिजिट माने है x और टेंस प्लेस का माने है 9 माइनस x, तो नंबर हो जाएगा 9 माइनस x इंटू 10 प्लस x, एलोब्रेटेड फॉर्म में, है ना, नंबर ऐसा ही होगा, है ना, नंबर ऐसा ही दिखेगा। अब क्या कहता है, नाउ कह रहा है कि नंबर का जो डिजिट है उसको क्या कर दिया गया, पलट दिया गया। पलट दिया गया मतलब नंबर ऐसा है, मान लो कि 9 माइनस x और x ऐसे है नंबर। अभी डिजिट पलट दिया गया, वंस प्लेस पे ये था, टेंस प्लेस पे ये था, अभी पलट के x आगे आ गया और 9 माइनस x जो है इसके पीछे आ गया। नैतिक देखो फोन आया है, तो नंबर पलट गया, तब ये नंबर को हम कैसे लिखेंगे, पलट जाने के बाद जो ये नंबर है, अब देखो फिर से क्वेश्चन को देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इस जो पार्ट था पहला सेंटेंस का, उसका काम कर लिया हमने। अब आगे आता है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द नंबर बाय 27। अब इंटरचेंजिंग द डिजिट करने के बाद जो नंबर आया, नंबर आफ्टर इंटर चेंजिंग द डिजिट इक्वल टू, ये जो नंबर है उस नंबर को कैसे लिखेंगे, हो जाएगा हमारा x इंटू 10 प्लस 9 माइनस x। क्लियर है ये, क्योंकि डिजिट क्या हो गया, पलट गया तो 9 माइनस x किस पे आ गया, वंस प्लेस पे, और x किस पे चला गया, टेंस प्लेस पे। तो अब देखो इस नंबर को थोड़ा छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं,
10 इंटू 9 होगा तो 90 हो जाएगा। ये वाला बात समझ में आया है ना? नहीं समझ में आएगा एक बार में घबराना मत, अगर आधा भी समझ में आता तो बार बार थोड़ा रिवाइज करना वीडियो में तो समझ में आएगा। ये बात समझ में आ गया जो समझाने के लिए कि अब इसको मिटा रहा है, ठीक है। अब देखो ये नंबर इतना थोड़ा लंबा है ना, लंबा नंबर मिल गया, अब उसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, है ना। तो 9 इंटू 10, 9 इंटू 10, 9 पहले 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 90। अब ये x भी मल्टीप्लाई होगा 10 से तो माइनस 10x और प्लस x पहले से है तो उस नंबर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 90 माइनस 9x, ये पूरा नंबर हो गया, ठीक। अब जब डिजिट चेंज किए तब जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है 10x प्लस ये क्या है 9 माइनस x, यानी कि नंबर 10x माइनस x क्या हो गया 9x प्लस, दोनों नंबर हमको पता चल गया x के फॉर्म में, है ना, क्योंकि नंबर अननोन है, डिजिट अभी डिजिट है पता लेकिन x के फॉर्म में पता है ना। तो दोनों नंबर मिल गया कि जब नंबर ऐसे दिया हुआ था, गिवन नंबर ये था, डिजिट पलट दिए तो नंबर इतना हो गया। ये बात क्लियर है? अब फिर आओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करता है कि दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, मतलब डिजिट चेंज करने के बाद नंबर का वैल्यू सेम तो नहीं रह गया, है ना। नंबर मान लो पहले 18 था तो अब क्या हो गया 81, कितना बड़ा अंतर आ रहा है। तो नंबर चेंज करने के बाद नंबर का डिफरेंस जो है वो कितना है 27। यहां से पढ़िए, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, नंबर ये ऑब्टेन्ड हुआ हमारा दोनों इंटरचेंजिंग द डिजिट के बाद, है ना। ये पहले से था, ये इंटरचेंजिंग करने के बाद ये नंबर पता चला। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स exceeds the given number by 27। exceeds मतलब ज्यादा, बढ़ जाना, जो पहले से नंबर दिया हुआ था उससे वो नंबर बढ़ गया, कितना बढ़ गया 27। यानी कि अब क्वेश्चन के अनुसार ये नंबर में से ये नंबर घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 27। जो पहले से नंबर दिया हुआ था, फिर से देखो पहले से नंबर जो दिया हुआ था वो क्या है 90 माइनस 9x और उसमें जोड़ेंगे कितना 27, तो हमारा दूसरा नंबर आएगा, डिजिट पलटने के बाद वाला नंबर आएगा, यानी कि 9x प्लस 9। यहां तक बात समझ में आया है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी कि ये डिजिट चेंज करने के बाद जो नंबर है वो पहले वाले नंबर से कितना ज्यादा है 27 ज्यादा, एक्सीड्स द नंबर बाय 27। तो ये हमारा आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। ये वेरिएबल निकल गया, अब इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें हम 90 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 9x माइनस में है, तो नंबर को एक साथ लाएंगे, है ना। तो ये माइनस 9x को उधर भेज सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में कहीं मल्टीप्लाई नहीं है ना। तो नंबर को इधर रखो तो क्या होगा 90 प्लस 27 और ये 9 उधर था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 9x पहले से इधर है और ये 9x जो माइनस में आया उधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस 9x। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट पेज में जाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन इरेज कर लीजिए। क्वेश्चन इरेज नहीं कर सकते, वो फिर से एक बार समझाने में उसका यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा ना, चीजें समझ में आ रहा है ना। अब ये 90 प्लस 27 माइनस 9 ये कितना होगा 90 प्लस 27 यानी हो जाएगा 117, और उसमें से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 117 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 108, यानी इधर आ गया 108 108, इधर आ गया 108 इक्वल टू उधर क्या आ जाएगा 9 प्लस 9 यानी कि 18x, उधर क्या हो गया 18x
अब x निकालना है हमको, तो x निकालेंगे तो 108 डिवाइडेड बाय 18। अब 18 के टेबल में 108 आता है, देखो तो कितना बार में 6 जा है ना। x इक्वल टू क्या निकल गया, अभी हमारा x का वैल्यू निकालना क्या है, नंबर्स है ना। तो सबसे पहले जो हमारा द नंबर गिवन नंबर इक्वल टू, गिवन नंबर हमारा क्या है देखो तो, यही गिवन नंबर है 90 माइनस 9x, ठीक है। तो 90 माइनस 9x, हमारा x निकल गया, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे, 90 माइनस 9 इंटू x का वैल्यू 6, तो 90 माइनस 9 54, तो हमारा नंबर कितना आ गया, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 30 नंबर हमारा क्या निकला 36। अब जरा वेरीफाई करो जो नंबर हमारा आंसर आया, कैसे वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 9, यहाँ देखिए नंबर का डिजिट का सम 9 है। दूसरा पार्ट में क्या कहता है कि नंबर को जब पलट देते हैं, पलट देंगे तो कौन सा नंबर बनेगा हमारा 36 है, नंबर निकला, और नंबर का डिजिट अगर पलट देंगे तो क्या निकलेगा 63, और दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन के अनुसार 27। तो हमारा जो है यहाँ इसमें से इसको घटाकर 27 आना चाहिए, तो 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, दोनों पैरामीटर वेरीफाई हो गए, तो हमारा नंबर मतलब सही है ना। तो इस तरीके से जो नंबर था गिवन वो निकल गया, ठीक है। अब फिर से शुरू से एक बार फिर से जरा देखिए, प्रॉब्लम किस बेसिस पे है, प्रॉब्लम है 2 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट नंबर का जो मूल है वो है हमारा जाके नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका, है ना। यहाँ जो नंबर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर ना लिखते तो हमारा नंबर नहीं निकलने वाला था, ठीक है। क्लास 3-4 का जो बेसिक्स है उसके आधार पे क्वेश्चन था, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। पहला काम ये, उसमें से एक जो है डिजिट मान लेंगे, एक डिजिट वंस प्लेस का डिजिट मान है क्या x, दूसरा प्लेस का डिजिट अपने आप क्वेश्चन से ही निकल गया क्या 9 माइनस x। तो क्वेश्चन जब भी पढ़ना वो देखना कि हमको जो डाटा गिवन है उससे हम क्या निकाल सकते हैं। तो डेटा जो एक लाइन यहाँ से यहाँ तक फुल स्टॉप के बीच में दिया था उससे हमको नंबर का दोनों डिजिट निकल गए, एक को मानना पड़ा, एक को मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये पूरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन नॉन वेरिएबल पे है, तो एक मानना ही पड़ेगा, उससे दूसरा निकलेगा, एक माने दूसरा निकल गया। अब यहाँ पे नंबर का डिजिट का मामला खत्म हुआ, लेकिन नंबर का डिजिट तो पता चल गया, अभी नंबर पता नहीं चला है। नंबर का डिजिट पता होना एक बात है, नंबर पता होना दूसरा बात है। हम बोलेंगे एक तो नंबर है उसका 2 डिजिट है 3 और 7, ये दोनों डिजिट पता चला, लेकिन नंबर अभी नहीं पता कि 37 है कि 73 है ना। तो अब जो है अगर वंस प्लेस पे x है तो यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स हो जाएगा टेंस प्लेस पे, 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स। और इसको थोड़ा सा ऐसे मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको थोड़ा सॉल्व कर दिए तो ये सिंपल फॉर्म में आ गया 90 माइनस 9x, ये हमारा क्या हो गया नंबर। अभी जब हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं किसको डिजिट को, तो डिजिट को द नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, x जो था वंस प्लेस पे वो किस पे आ गया टेंस प्लेस पे, इसलिए x इंटू प्लस 9 माइनस एक्स जो टेंस प्लेस पे था वो किस पे चला गया वंस प्लेस पे, तो 9 माइनस एक्स इंटू 1, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ये अगर शॉर्ट फॉर्म में किए तो ये इतना आ गया नंबर, इतना इंटरचेंजिंग करने के बाद जो नंबर आ वो इतना, दोनों नंबर भी आप पता चल गया, पहले डिजिट पता चला फिर दोनों नंबर पता चला। अब उसके बाद क्वेश्चन पे आए, फिर से क्वेश्चन का अगला लाइन कहता है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिला
वो एक्सीड्स करता है, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 27। जो नंबर पहले दिया हुआ है उससे वो कितना बढ़ जाता है 27। तो पहले दिया हुआ नंबर ये, उसमें बढ़ा दिए कितना, 27। तो हमारा आ जाएगा नया नंबर। तो इक्वेशन बना, इक्वेशन को सॉल्व किए, सिर्फ सॉल्व किए तो हमारा किसका वैल्यू निकल गया, एक्स का। एक्स ही तो नहीं पता था, अब उस एक्स को हमको फिर से वापस जाके नंबर का जो एक्सपेंडेड फॉर्म था उसमें पुट किए एक्स का वैल्यू, हमारा नंबर निकल गया। नंबर निकल गया तो इसका वेरीफाई करने के लिए, हालांकि जरूरत नहीं है वेरीफाई करने के लिए, पहले तो डिजिट सम ऑफ डिजिट 9 था तो वो आ गया, दोनों का डिफरेंस नंबर निकला 36, इंटरचेंज करने के बाद 63। तो 36 में 27 जोड़ने के बाद हमारा क्या आ रहा है 63 आ। तो ये नंबर 2 डिजिट नंबर का प्रॉब्लम समझ में आ गया। हालांकि प्रॉब्लम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम ऐसा ही रहेगा, 2 डिजिट नंबर इंटरचेंजिंग द डिजिट ऐसा कुछ रहेगा, तो बेसिक ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आएंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसमें कुछ नोट करना क्या, करना तो एक बार कर लो, है ना? हो गया है समझते टाइम, लेकिन कॉपी नहीं चला रहा, पेन नहीं चलाना, समझते टाइम में पूरा अब है तुम्हारा द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर। हाँ, अब नंबर आएगा नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। कैसा प्रॉब्लम कैसा रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, है ना? डिनोमिनेटर कुछ दिया हुआ है, डिनोमिनेटर कुछ है, तो कैसे निकालेंगे। आसान है ऐसा प्रॉब्लम, ग्रेटर देन इट्स नंबर बाय नोमिनेटर बाय 8। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे, पढ़ते रहे। कहता है कि एक नंबर है, उसका डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर से कितना 8 ज्यादा है, कितना है 8 ज्यादा है। तो नंबर को अगर मानेंगे, लेट numerator of number equal to x, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर x प्लस 8 हो जाएगा, होगा। नंबर चूंकि रेशनल नंबर है तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा x बाई x प्लस 8। कोई भी रेशनल नंबर बनता है तो उसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है। नोमिनेटर दिया हुआ है कुछ भी, कह रहा है कि उससे डिनोमिनेटर 8 ज्यादा, कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है। किसी और क्वेश्चन में हो सकता है दे दे ऐसा कि 5 ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 2 कम है, ऐसा भी दे सकता है। तो हम एक मानेंगे, नोमिनेटर मानेंगे x, इस प्रॉब्लम में 8 ज्यादा है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x प्लस 8। अब आगे कहता है इफ द नोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, नंबर पता चल गया। अब आगे क्वेश्चन का पार्ट कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर नोमिनेटर में कितना बढ़ा दिया जाए 17, है ना। इफ numerator is increased by 17 and denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2। According to question कहता है कि ये जो numerator है उसमें कितना बढ़ा दिया जाए 17, और जो denominator है उसमें कितना माइनस कर दिया जाए 1, decreased by 1, the number obtained is 3/2। द नंबर ऑब्टेन्ड, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, समझ में आ रहा बात को, कहाँ इक्वल टू का साइन है। नोमिनेटर में 17 जोड़ने के बाद और डिनोमिनेटर में 1 घटाने के बाद जो नंबर आ रहा है
जो नंबर आ रहा मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन, वो कितना है 3/2। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर, नंबर ही निकालने बोलेगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 7 ऊपर है, x प्लस 7 ही रह जाएगा। नीचे x, नीचे क्या है x प्लस 8 है, उसमें से एक चला गया तो x प्लस, सॉरी ऊपर क्या x प्लस 17 और नीचे क्या हुआ x प्लस 7, इधर 3/2 ही रह गया। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इधर आएगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 17 से, और ये x प्लस 7 उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 3 से, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा 2x प्लस 14, ये क्या हो गया 3x प्लस 21। आगे देखिए x वाला को एक तरफ है ना, तो 21 को इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 21, इधर 14 पहले से है प्लस में, माइनस हो जाएगा 21, उधर 3x प्लस में है पहले से, इधर से क्या जाएगा 2x तो माइनस में हो जाएगा, तो 14 माइनस 21 कितना हो जाएगा -7, और 3x में से 2x गया क्या निकल गया, तो x बराबर कितना निकला -7। ठीक है, अब x निकल गया तो हमारा नंबर निकल जाएगा, नंबर यहाँ पे है, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा -7, नीचे क्या हो जाएगा -7 प्लस 8, यानी कि -7/1। सर वहाँ पे 17 होगा ना नीचे, x प्लस 17 था 2 इंटू x प्लस 7 जो लिखे वहाँ पे 17 होगा सर। वहाँ पे 17 होगा। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक की है ना फिर से, ओके इस लाइन से मिस्टेक शुरू हुआ है ना। यहाँ x प्लस 17 तो 2 मल्टीप्लाई होगा इधर तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 17 इंटू 2 34, इधर गया तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 21, x को उधर भेजेंगे तो इधर 34 माइनस 21 होगा, और उधर क्या होगा 3x माइनस 2x होगा, तो हमारा इधर 34 में से 21 जाएगा कितना बचेगा 13, 13 ही बचेगा ना। 13 इक्वल टू 3x में से 2x गया x, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 13। तो अभी तो x का वैल्यू निकला, नंबर निकालना तो नंबर में पुट करो तो ऊपर हो जाएगा 13 और नीचे कितना हो जाएगा 13 प्लस 8, यानी कि 13/20 निकल गया नंबर। अब एक बार इसमें भी वेरीफाई करो, अगर नंबर में 17 जोड़ते हैं यानी कि नंबर जो निकला वो हमारा 13/21 निकला, नोमिनेटर में कितना जोड़ना है 17 और डिनोमिनेटर में कितना घटाना है -1। तो देखो तो 3/2 आ रहा है क्या, 13 प्लस 17 कितना हो रहा है 30, और 21 में से 1 गया 3/2 आ गया ना। हमारा क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर रहा हूं, वेरीफाई जनरली देता नहीं है ना, लेकिन तुमको जो है एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए। यहाँ पे गलत निकल गया मतलब हमारा आंसर गलत है, ठीक है। जब नहीं वेरीफाई हो इसका मतलब गलत है। अब आएंगे एज रिलेटेड प्रॉब्लम में, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये भी, पिता का उम्र इतना, बेटा का उम्र इतना, मम्मी का उम्र इतना, तो बेटी का उम्र बता। ना मम्मी अपना उम्र बताएगी ना बेटी अपना उम्र बताएगी, निकालना पड़ेगा है ना, बेवकूफ बनाना पड़ेगा, उलट के पूछना पड़ेगा। ऐसे पूछना मम्मी की शादी कब हुआ था, मम्मी की शादी बहुत जल्दी हो गया था, कितना साल में हुआ था, तो 2005 में हुआ था। तुम कब कितना शादी कितना साल बाद हुई, 2 साल बाद, वो बता देगी। डायरेक्ट एज पूछेगी तो नहीं बताएगी, तो 2 साल बाद मतलब 2007 में पैदा हुई, निकालो एज है 3 साल और इधर 14 साल 17 साल हो गया।
डायरेक्ट एज पूछो, हमको नहीं पता। तो वही पे एक्स निकालना पड़ेगा। हो गया ना? Yes, sir. समझ में आ रहा? अब आइए एज रिलेटेड प्रॉब्लम। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसमें क्या दिया रहेगा? इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा कि दो लोगों के बीच का एज का कुछ रिलेशन दे देगा कि एक का एज जो है मान लो कि 10 साल है और दूसरे का एज उससे 5 साल ज्यादा, 15 हो गए। आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं देगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देगा। तो इस ऐसे प्रॉब्लम में क्या करेंगे, हमेशा जो है, अच्छा ऐसा भी दे सकता है कि आज से 10 साल बाद एज का जो है डिफरेंस जो है ना, इतना हो जाएगा। 5 साल पहले इतना हो जाएगा, इतना था, है ना, ऐसा करके दिया रहेगा क्वेश्चन। जैसे मान लो कि क्वेश्चन कहता है कि किरण इज 24 ईयर ओल्डर देन राकेश। किरण इज, क्वेश्चन क्या कहता है, किरण इज 24 years older than Rakesh. Hmm. 10 years back, 10 years back, 10 years back, Kiran's age was 5 times the age of Rakesh. Kiran's age was 5 times the age of Rakesh. Find their ages. Find their ages. ठीक है, अब देखिए, जब भी एज का प्रॉब्लम रहेगा, है ना, तो उसमें जो एज निकालना होगा वो कौन सा एज निकालना होगा? करंट एज, है ना। ज्यादातर प्रॉब्लम में एज निकालना होगा क्या? करंट एज। अगर करंट एज नहीं भी निकालने को बोला जाए तो भी मानेंगे हमेशा कौन सा एज? करंट एज, क्योंकि करंट एज से ही हमको बिफोर का एज का भी आइडिया लगेगा और आफ्टर का एज का भी आइडिया लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? करंट एज कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे दो पर्सन है, एक है किरण और दूसरा कौन है? राकेश, है ना। तो किसी का भी एज, एक का एज मानेंगे, क्योंकि दोनों का एज आपस में रिलेशन में है, तो एक का मानेंगे तो दूसरा पता चलेगा। तो मान लेते हैं किरण इज, तो राकेश का एज मान लेते हैं, लेट राकेश लेट एज ऑफ राकेश नाउ, मतलब अभी का एज राकेश का क्या है? वो
x ईयर्स है। तो कहती है तो देन किरण का एज क्या हो जाएगा? किरण एज नाउ, किरण का अभी का एज क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को ही पहला ही लाइन में दिया हुआ है। किरण इज 24 ईयर ओल्डर। ओल्डर मतलब बड़ा, उल्टा रहेगा यंगर। यंगर मतलब छोटा। सर ओल्डर और एल्डर में क्या डिफरेंस है? ओल्डर और इल्डर, इल्डर तो बड़ा तो दर्शाता ही है, इल्डर है ना। लेकिन ओल्डर जो है नहीं नहीं, बूढ़ा नहीं। ओल्डर मतलब ज्यादा पुराना, मतलब उससे ज्यादा बड़ा, है ना। ओल्डर किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में हो सकता है। घर का बात करेंगे उसमें भी हो सकता है कि मेरा घर जो उसका घर से पुराना 10 साल पुराना है ना। तो ओल्डर यही समझ लो, बूढ़ा ही समझ लो। तो अभी का एज राकेश का है x ईयर, तो किरण का एज कितना हो जाएगा? x प्लस 24, x प्लस 24 ईयर्स। ठीक है, ये दोनों का करंट एज पता चल गया है। कौन सा एज पता चला? करंट एज। अब ही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आएगा। दूसरा पार्ट कहने का मतलब इन द सेंस आएगा एज का प्रॉब्लम में कि ईयर या तो 5 साल बाद, 10 साल बाद या बिफोर। आज का एज से पहले का एज का कंपेयर बताएगा या बाद का एज का कंपेयर बताएगा। तो बाद का एज का जब कंपेयर बताएगा तो वहां पे जो हमारा करंट एज है उसमें उतना एज साल जोड़ना पड़ेगा। जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो हमारा जो भी एज है 2000 अगर हम बात करें 30 का, तो 6 साल उसमें एज क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। और ना ही सिर्फ मेरा एज में प्लस होगा, जबकि दूसरे आदमी का बात करें उसका भी एज प्लस होगा। इस पृथ्वी पे जितना भी आदमी है जो भी 2030 तक जीवित रहेगा, सबका एज कितना साल? 6 साल बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? हाँ, ये जरूरी नहीं है कि 2030 में जिंदा रहे, इसका गारंटी नहीं है, लेकिन जिंदा तो रहेगा, है ना। अब जरा देखो इसमें चेंजेस कैसे होता है। मान लो कि किसी का एज अभी 4 साल है, ठीक है, और किसी का एज मान लो कि 8 साल है। तो जिसका एज 4 साल है आज के डेट में, और जिसका एज 8 साल है, वो एज का रिलेशन डबल का है कि नहीं? लेकिन 2030 में जो 4 साल का भी है वो कितना साल का हो जाएगा? 4 + 6 10 साल का। और जो 8 साल का वो कितना साल का हो जाएगा? 14। सही तो है। जो 8 साल का वो कितना साल का हो जाएगा? 14। तो यानी कि जो 6 साल बाद जो है वो डबल का रेशियो रह जाएगा क्या? नहीं, एक का 10 होगा, दूसरे का 14 साल। अब बोलेगा क्या 14 साल तो बड़ा है, लेकिन इस समय क्या डबल, दुगना बड़ा है ना। तो इस तरह से चीजें वैरी करता है। जरूरी नहीं कि 6 साल बाद भी डबल ही रहेगा। 6 साल बाद भी डबल है क्या? आज डबल जरूर है। आज एक का 4 साल एज है, एक का 8 साल है, लेकिन 6 साल बाद एक 10 साल का होगा तो दूसरा 14 साल का होगा। हो सकता है और 10 साल बाद जो है पता चलेगा एक 20 साल का हो गया तो दूसरा 24 साल का है ना। 40 साल का भी डिफरेंस हमेशा रहेगा। तो प्लस माइनस के टर्म में डिफरेंस लगभग सेम रह जाता है, लेकिन मल्टीपल के टर्म में डिफरेंस चेंज हो जाता है। आज दोगुना है लेकिन कल दोगुना रह जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो अब देखो, अब यहां तक पहला लाइन जो था, यहां तक का कहानी खत्म। अब बात किया जा रहा है 10 ईयर बैक। अब कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे 10 इयर्स बैक। अब हम जैसे लिखते जा रहे हैं इसको भी थोड़ा सा फॉलो करना। नाउ यहाँ पे जो है 10 साल पहले का कथा कहानी को लेकर बैठेंगे। तो 10 साल पहले का राकेश का एज क्या होगा? 10 इयर्स बैक जो है राकेश का एज क्या होगा? x - 10, क्योंकि 10 साल पहले का बात हो रहा है। अभी से कितना साल पहले का बात चल रहा है? अभी 10 साल पहले का। अभी बताया वो चीज कि ये जो हम लिखे ये करंट एज, अभी का एज लिखे नाउ, आज क्या उसका एज है। आज से 10 साल पहले जाएंगे तो एज में भी 10 साल माइनस होगा,
है ना। तो आज हम भले बुढ़ा दिखे, 10 साल पहले जोड़ देंगे, बोले अरे 10 साल पहले हम भी जवान थे, है ना। तुमको देखने की जरूरत नहीं है, अनुमान तो लगा सकते हैं ना। अभी क्या है, किरण का एज, इसका भी 10 साल पहले का, तो किरण एज क्या होगा 10 साल पहले। अभी का एज है x प्लस 24, 10 साल पहले यानी कि 10 माइनस होगा, यानी कि x प्लस 14। आज का एज है x, 10 साल पहले का राकेश का एज x माइनस 10, आज का एज है x प्लस 24, 10 साल पहले का एज x प्लस 14। अब ये निकालना जरूरी था। अब इसके बाद फिर से आइए क्वेश्चन पे, जहां भी हम स्टेटमेंट लाइन लिखेंगे यानी इक्वेशन लाइन लिखेंगे वहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, है ना। हालांकि यहाँ भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही किए हैं, किरण एज वाज, अच्छा यहाँ पे देन द किरण एज नाउ, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि 24 साल ओल्डर है ना। अभी कहता है कि 10 years back किरण's एज वाज 5 times द एज ऑफ राकेश। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों का एज का रिलेशन क्या है, किरण का एज कितना टाइम्स है 5 टाइम्स। तो पहले किरण का एज लिखेंगे, तो किरण का एज x प्लस 14। ये जो संबंध जो बता रहा है कि किरण का एज जो है 5 टाइम्स जो है राकेश के एज का था, वो कब 10 साल पहले का एज में ना। तो 10 साल पहले का किरण का एज है x प्लस 14 और राकेश का एज है x माइनस 10। तो लेकिन किरण का एज जो है किसका 10 गुना था, 5 गुना किसका है, राकेश के एज का। तो राकेश का एज में 5 से गुना कर दिए, राकेश के एज में 5 से गुना करेंगे तो किरण का एज का बराबर हो जाएगा, आज नहीं 10 साल पहले। समझ में आ रहा है, आज का एज तो अलग अलग है ही, 10 साल पहले उनका एज में राकेश का एज जो का 5 गुना किसका एज था, किरण का एज। तो पहले 10 साल पहले का करंट एज निकालेंगे कि 10 साल पहले एज क्या रहा होगा। तो 10 साल पहले एज ये था, राकेश का इतना और किरण का इतना। अब इसका जो एज है राकेश का एज में 5 गुना करेंगे तो किसका एज निकलेगा, किरण का एज। मतलब इक्वेशन हमारा ये दे रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व किया जाए x प्लस 14 इक्वल टू, ये 5 मल्टीप्लाई होगा x से क्या हो गया 5s, फिर 10 मल्टीप्लाई हुआ 5 से क्या हो गया 15। हमको तो निकालना है x, तो हमको x को उधर भेज दे और 50 को इधर ले आए। तो 14 प्लस 50 इक्वल टू 5s, ये x उधर गया तो माइनस x, यानी कि ये कितना निकल गया 64 इक्वल टू 4x, है ना। यहाँ पे 64 इक्वल टू 4x, 4 से कट गया 64 कितना बार में 16 बार में, तो x बराबर क्या निकल गया 16। और x किसका एज था, राकेश का। आज का एज राकेश का कितना निकल गया 16। और मैडम का किरण का एज कितना निकल गया, किरण मैडम कोई जरूरी नहीं है, किरण लड़का लड़की दोनों का नाम होता है ना। तो इसका एज 16 प्लस 24, तो देखो कितना निकल गया 40। ये 16 इयर्स और ये 40 इयर्स, दोनों का करंट एज निकल गया, है ना। 10 साल पहले वेरीफाई नहीं करते हैं, लेकिन एक बार 10 साल पहले का बात है ना। 10 साल पहले राकेश कितना साल का था, 6 साल का। आज में निकला है 16 साल का, 10 साल पहले 6 साल का। और ये कितना साल का 30 साल का, 5 गुना है 6 का 5 गुना 30। तो जब राकेश 6 साल का था तो किरण 30 साल का है। समझ में आ रहा था। तो इस तरह से एज वाला जो प्रॉब्लम होगा वो कुछ इस तरह से हमको निकालना होगा। अगर 10 ईयर आफ्टर दिया रहता तो यहाँ बैक था तो माइनस किए, आफ्टर दिया रहता तो प्लस करेंगे, या 10 ईयर फ्रॉम नाउ ऐसा दिया रहा है, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 10 ईयर नाउ, है ना, फ्रॉम नाउ मतलब अभी से 5 साल बाद, अभी से 10 साल बाद, इस तरह से रहेगा स्टेटमेंट, है ना। चलो लिखिए। पहला ध्यान देना है
एक दूसरे का एज का डिफरेंस ओल्डर या यंगर से दिया रहेगा, या एल्डर या यंगर से दिया रहेगा, और दूसरा 5 साल बाद का बात हो रहा है कि 5 साल पहले का बात हो रहा है। फ्रॉम नाउ बोलेगा तो मतलब अभी से बाद में, और बिफोर बोलेगा तो पहले, है ना, या बैक बोलेगा तो पहले। वर्ड से पता कर लेना। 10 ईयर्स बैक मतलब 10 साल पहले, 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 10 साल बाद। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा लीनियर इक्वेशन ही है ना। उस दिन जो बताए थे हम उसमें ऐसा भी क्वेश्चन था फ्रैक्शनल इक्वेशन का, ये भी फ्रैक्शनल इक्वेशन है। सॉल्व करने के लिए बताए थे कि रूल को ध्यान में रखना और स्टेप बाय स्टेप जाना। तो अभी सबसे पहले जो है ये तीनों x वाला टर्म है, राइट साइड में भी जो टर्म है उसमें भी x अकेले है ना। लेकिन अभी उससे पहले क्या करते हैं कि ये तीनों को सॉल्व करते हैं। ये तो x सिंगल है तो उसको रहने देते हैं, उसको बाद में हम इधर उधर भेज सकते हैं आसानी से। अभी ये जो कॉम्प्लिकेटेड है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहला प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम लेंगे। क्योंकि अभी इस स्थिति में हम तीनों को ना आपस में इधर से उधर भेज सकते हैं, इधर उधर भेजेंगे तो भी हमको डिनोमिनेटर को एक पे लाना ही होगा, है ना। जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग दिया रहे तो उसमें पहला काम होगा कि डिनोमिनेटर को एक साथ लाएंगे ताकि हम इसको बराबर के दूसरे साइड में भेज सके मल्टीप्लाई के रूप में, है ना। तो यहाँ जो फ्रैक्शन है पहले फ्रैक्शन को खत्म किया जाए। खत्म करने के लिए पहला उपाय अलग अलग फ्रैक्शन को एक साथ लाओ और फिर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको दूसरे साइड भेज दो। तो यहाँ पे ये तीन फ्रैक्शन जो है ये अलग अलग है, इसको एक मिलाए तो ये यहाँ 10, 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा 210, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं, 7 3 या 21, 210, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, लिखने में बहुत ध्यान देने का जरूरत है। लिखने में अगर मिस्टेक करोगे तो क्वेश्चन एक जगह गलत होगा, पूरा आंसर गलत आएगा। तो अब देखो 10 यहाँ नीचे, यहाँ एलसीएम आया 210। अनीश कॉपी एकदम छोड़ दो, वो सब घर में करके आया करो, नहीं तो यहाँ जब टाइम देता जब हम बताए तब नहीं। तो अब देखो ये 3x - 2 पहले से है, 10 के टेबल में 210 कितना बार में आएगा 21 बार में, तो 21 लिखो, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे ये 3x - 2 से। ब्रैकेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम लगा देंगे, समझे। जब भी टर्म इस तरह से एक टर्म से ज्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या लेंगे, ब्रैकेट लेंगे, या माइनस का साइन रहेगा दोनों केस में, ठीक है। अब बीच में यहाँ कैसा है माइनस, माइनस नीचे ले आएंगे यहाँ पे। अब फिर 7 का टेबल में 210 कितना बार में आएगा 30 टाइम्स में, यहाँ पे -30, ये इंटू हो जाएगा किससे x + 3 से, फिर यहाँ पे साइन किसका आ गया। अब 3 के टेबल में 210 कितना टाइम्स आएगा 70 टाइम्स, तो 70, फिर यहाँ पे इंटू 4x - 7 इज इक्वल टू x - 1। ये जो इक्वल टू वाला जो है साइन जो लिखा हुआ है, साइन बोल रहे हैं, जो टर्म है वो एज इट इज नीचे चलता रहेगा जब तक इधर का काम खत्म ना हो जाए। अब आइए थर्ड स्टेप पे। अब ब्रैकेट को हम लोग ये करेंगे ऊपर 21, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। जब भी ब्रैकेट के अंदर एक टर्म से ज्यादा रहेगा और ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म उससे मल्टीप्लाई होगा या कोई कांस्टेंट उससे मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाले दोनों के साथ अलग अलग होगा, मालूम है, पढ़ चुके हैं लॉ इसके बारे में हम लोग। तो 21 पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 63x। इसके बारे में भी बताया था उस दिन कि कैसे मल्टीप्लाई होता है ना, लास्ट वीडियो में। अभी यहाँ 21 × 2 क्या होगा 42, बीच में साइन किसका है -42। अब ये ब्रैकेट खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये माइनस साइन, यहाँ भी प्लस साइन, तो क्या साइन होगा -30 × x 30x, फिर ये माइनस, ये भी प्लस, फिर क्या होगा
है ना। याद रखना, जब ब्रैकेट के बाहर का कोई टर्म मल्टीप्लाई होता है तो साइन भी मल्टीप्लाई होता है। तो साइन जो है अंदर वाला दोनों प्लस में था, दोनों से माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या जगह हो जाएगा, दोनों जगह माइनस। तो 30 into x 30x माइनस इंटू प्लस फिर माइनस 30 into 3 90। फिर यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस 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 70 इंटू 4x कितना हो जाएगा 280 x। अब यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस 70 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 और पहले लास्ट में एक जीरो, ये हो गया टोटल। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका नोमेरेटर जो है सब एक टर्म में आ गया और डिनोमिनेटर अब चूंकि होल में 210 है, अब इसको हम जो है यहां से इस लाइन में क्या कर सकते हैं, उधर भेज सकते हैं। इस लाइन में झूठ मूठ का उसको फिर से नीचे लिखने की जरूरत नहीं, जब ऊपर उधर भेज सकते हैं तो भेज देते आप। यहां नहीं भेज सकते थे क्योंकि एक में था नहीं। अब 210 जो है ये बाकी सब के साथ रिलेशन में किसका है, डिवाइड का, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इधर हो जाएगा x माइनस 1, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 210। अब देखो, अब यहाँ पे जो x वाला टर्म है यानी कि जो लाइक टर्म है उसको एक साथ लाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें x नहीं है उसको एक साथ लाएंगे। तो x टर्म यहाँ 63x है ना। अब देखो प्लस 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 वाला x टर्म जो है उसको एक साथ लिखो, पहले ये 63x लिख दिए और ये 280x ये भी क्या है प्लस में है, तो 280x। अच्छा और कोई टर्म है ये है, ये माइनस में तो माइनस 30x। अब कांस्टेंट वाला जो पॉजिटिव है वो एक साथ रखो, कांस्टेंट देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इसको माइनस 42 माइनस 90 माइनस 490 ऐसे लिख दो। ये रीअरेंज कर लिए। रीअरेंज करने के बजाय भी तुम चाहो तो अगर प्रैक्टिस हो जाए तो तुम इसी लाइन में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन शुरू के समय में जब मिस्टेक होने का चांस ज्यादा रहता है तो कोशिश करो कि रीअरेंज कर ले पहले, ताकि प्लस माइनस टर्म में मिस्टेक ना हो। और रीअरेंज करने टाइम ये भी ध्यान रखो कि जो प्लस वाला उसको पहले लिखे और माइनस वाला को बाद में लिखें। प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ेगा तुमको फिर ये क्लियर होते जाए, फिर वो मिस्टेक नहीं होगा। अब इधर देखो, अब देखो एक चीज और यहाँ पे 210 इंटू एक्स माइनस 1 ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है, समझ में आ रहा है। पीछे भी मल्टीप्लाई साइन लग सकता है, कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि आगे से ही मल्टीप्लाई होता है, समझ में आ रही बात। यहाँ से आप 210 मल्टीप्लाई होगा किससे, एक्स से, तो क्या हो जाएगा 210 एक्स। बीच में कहीं प्लस माइनस का साइन नहीं था ना, तो आगे रहे या पीछे रहे फर्क नहीं पड़ेगा, वो मल्टीप्लाई होगा दोनों से। अब एक बार 210 फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 से, तो माइनस 210। क्लियर है बात। अब आइए 63 प्लस 280 ये दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद उसमें से 30 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 63 प्लस 280 कितना हो जाएगा। चलो आराम आराम चल रहे तो एक लाइन बढ़ा के ही चलते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 303 8 6 जा 8 प्लस 6 14 1 2 1 3 343x माइनस 30x। अब ये तीनों टर्म माइनस में, तो तीनों आपस में ऐड हो जाएगा, तीनों माइनस टर्म आपस में ऐड हो जाएगा। साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस 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 टर्म आपस में ऐड तो हो जाएगा लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो आप ऐड कीजिए 0 प्लस 0 प्लस 2 2 हो गया, 9 प्लस 9 18 18 प्लस 4 22 2 लिख दिए, हाथ में कैरी 2 4 और प्लस 2 6। देखिए यार सही है, 1 प्लेस पे 0 था, यहाँ भी 0 था, यहाँ 2 था, तो तीनों जुड़ के आया 2। यहाँ 9 10 प्लेस पे 9 9 18 18 प्लस 4 22 2 हाथ में 2 100 प्लेस पे सिर्फ 4 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 4 प्लस 2 62। इधर जो है एज इट इज लिखते जाएंगे 210x माइनस 210। अब इस लाइन में जो है 343x में से 30x चला गया, कितना बचा
313x। ये दोनों का काम खत्म। अब यहाँ पे इसी लाइन में जब ये दोनों खत्म हो गया तो इधर से 210x को इधर आप भेज सकते हैं। इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा -210x इक्वल टू इधर -210 पहले से है, ये 622 उधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +622। ट्रांसपोर्टेशन कर दिए वेरिएबल टर्म को एक साथ, कांस्टेंट टर्म को एक साथ। अब देखिए 333 में 210 चला जाएगा तो 3 में से 10 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 103x इक्वल टू। अब इधर देखो एक प्लस और एक माइनस, आपस में क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। जब भी एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस हो और वो आपस में मल्टीप्लाई के रिलेशन में ना हो तो क्या होगा आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट किससे कौन होगा, हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला, और साइन किसका रहेगा बड़े वाले का, बड़े वाले का। सब्ट्रैक्ट होके जो भी आएगा उसमें साइन किसका लगेगा बड़े वाले का। तो इसमें से न्यूमेरल पार्ट किसका बड़ा है 622 का, इसका साइन क्या है प्लस, तो जो आंसर आएगा वो भी प्लस होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 2 में से 0 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 2 गया 4 प्लस साइन। अब देखिए हमको तो सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, x इक्वल टू हो जाएगा 412/103 है ना। अब देखो यहीं से एक आइडिया लग रहा है, क्या आइडिया लग रहा है 103 को देखो जैसे इस तरह का समय आएगा ना तो काटने में हड़बड़ाना नहीं, थोड़ा माइंड का थोड़ा सोचने का क्षमता बढ़ाओ। 412 को हम लोग लिख सकते हैं 400 प्लस 12 103, ये भी क्या हो जाएगा 100 प्लस 3। देखो तो 100 का 4 टाइम 400 है और 3 का 4 टाइम 12 है। इसका मतलब 103 से 412 कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, एक ही बार में काट देंगे 4 बार में। हमारा निकल गया फाइनल आंसर x इक्वल टू 4 आंसर। कहीं कोई झाम नहीं, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं, सिंपल स्टेप फॉलो करते जाइए, रूल के साथ में बन जाए। कितना स्टेप लगा 1 2 3 4 5 6 7वां स्टेप में आंसर निकल गया। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन 7 स्टेप में, वो भी जब हम हर एक स्टेप को इलैबोरेट करके लिखे था। हम चाहते थे 1-2 स्टेप इसमें से और कम कर सकते, तुम लोग भी कम कर सकते हो। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली तुम देखो 2-3 स्टेप गायब हो सकता है ना, नोट करने की जरूरत नहीं। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। लगभग इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं आने वाला भी तुम्हारे, है ना, लगभग हो गया है। और कोई एक आता है तो पूछ लो, बता देते हैं। नहीं है कौन सा तो झूठे कॉम्प्लिकेट किए, चल ये बताते हैं। 7 और 8 इसको चलने 8 मिनट। अब एक और क्वेश्चन पूछ रहे तो बता देते हैं, लेकिन देखो 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा ये। क्वेश्चन क्या है, वन बाय 6 ब्रैकेट में 4y प्लस 5, 4y प्लस 5 ना। इस 4 को जो है इसे लिखने में कंफ्यूजन होगा, 4 को यार
ऐसे लिखने का आदत नहीं है। 4y प्लस 5 माइनस 2/3 यहाँ ब्रैकेट में 2y प्लस 7, कोई दिक्कत? और आगे इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3/2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे। बात वही है, ये भी फ्रैक्शन टर्म ही है। क्या है फ्रैक्शन टर्म, बस ऐसे मल्टीप्लाई के टर्म में लिखती है। नहीं तो एक्चुअली में देखो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4y प्लस 5/6। इसको क्या लिख सकते हैं माइनस, ऊपर में 2 है तो 2 इंटू 2y प्लस 7/3। ये 2 ऊपर वाले साथ मल्टीप्लाई, 3 डिनोमिनेटर में, कहीं को तकलीफ नहीं, इक्वल टू 3/2। बात समझ में आया? आगे देखिए 6 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना 6। 6 का टेबल में 6 कितना बार में आएगा? एक बार में। एक जाके ये 4y प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 4y प्लस 5 से एक जाके मल्टीप्लाई होगा, रहेगा सेम, लेकिन लिख समझाने के लिए हम लिख देते हैं। बीच में साइन किसका है? माइनस का। अब यहाँ पे 3 का टेबल में 6 कितना बार में आएगा? 2, और 2 पहले से ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, तो ये जो 2 होगा वो जाके मल्टीप्लाई होगा 2y प्लस 7 से, इक्वल टू 3/2। ये 2 जो है 2 इंटू 2y प्लस 7 पहले से है, और ये 2 जो है अभी एलसीएम जो डिवाइड करके 2 आया उससे लिखे। समझ में आ रहा है ना? अब आगे आएगी यहाँ 4y प्लस 5 रह गया। ये देखो माइनस 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 इंटू 2y, 8y ये माइनस और ये प्लस क्या होगा माइनस 8y। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये भी क्या होगा 2 इंटू 2 4 इंटू 7, 28। सब तो तुम ही बता रही है। अब 6 उधर गया। नहीं क्वेश्चन हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्वेश्चन भी पूछिए ऐसा बता भी रही है, फिर पूछी क्यों वही हमको नहीं समझ में आ रहा। अब ये देखो 3/2 इंटू क्या हो जाएगा 6 उधर चला गया है ना। अब देखो यहाँ पे 4y वाला टर्म ये और ये, अब देखो यहाँ पर चूंकि 2 ही टर्म है तो आपस में इसको सब्ट्रैक्ट यहीं पे कर देते हैं, है ना। उधर क्या था 3/2 सिर्फ ना, हाँ, तो 4y में से 8 जाए तो क्या होगा, ये बड़ा है न्यूमेरिकली, देखो सिर्फ नंबर से देखो तो ये बड़ा है, इसलिए साइन इसका रहेगा, यानी कि माइनस 8 में से 4 गया तो 4 और y, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों में भी 28 और 5 में बड़ा कौन है 28, इसका साइन क्या है माइनस, आपस में सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा 23 इक्वल टू, इधर देखिए 2 6 को काट देगा 3 बार में, कितना आ गया 9। अब देखो माइनस 4y इधर रहने दो, माइनस 3 उधर गया, क्या हो जाएगा 9 प्लस 23, यानी कि y को इधर ही रहने दो, 4 को उधर भेजेंगे, माइनस 4 को उधर भेजेंगे क्योंकि वैल्यू हमको चाहिए सिर्फ y का। अब देखो 23 प्लस 9 क्या हो जाएगा 32, और नीचे में क्या गया माइनस 4, सर प्लस आएगा, क्यों सर माइनस हो रहा था तो इधर प्लस, हम क्या बोले हमेशा, हाँ अच्छा क्वेश्चन उठा है। ये -4 जो आएगा उधर, -4 को नहीं देखना है, -4 y के साथ में किस रिलेशन में थे, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो किस रिलेशन में जाएगा, हाँ समझे, यही बात हम समझाने के लिए। ये नहीं देखना कि जो हम भेज रहे हैं वो उसका साइन क्या है, देखना ये है कि जिसको हम भेज रहे हैं वो जिसके साथ में था उसके साथ किस रिलेशन में था, है ना। यहाँ -4 उधर जाएगा +4 हो जाएगा, जब ये -4, जब अगर मान लो यहाँ पे y -4 होता तब ये 4 उधर जाता तो क्या होता +4 होता, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली है -4 इंटू y है, यहाँ पे क्या है -4 इंटू y है, तो यहाँ जो -4 जाएगा तो किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा,
तो एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट गलती करता है। जब भी इस तरह का सिचुएशन रहे तो आपको हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि तुमको ध्यान किस पे देना है कि किस रिलेशन में है वो, है ना। साइन जो है वो माइनस हो सकता है, लेकिन ये रिलेशन y के साथ इसका रिलेशन किसका है, मल्टीप्लाई का है। तो मल्टीप्लाई जब इधर जाएगा तो किस रिलेशन में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। मेन चीज क्या इसको देखना है, रिलेशन को। यहाँ पे जो था जो उसको उधर भेज रहे हैं, तो बाकी के साथ यानी जो बचा हुआ था उसके साथ क्या रिलेशन था। यहाँ -4 का रिलेशन y के साथ क्या था, मल्टीप्लाई का। उधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड होगा। ये नहीं कि -4 उधर जाकर +4 बन जाएगा, नहीं। वो तब होता जब यहाँ y -4 होता तब, ठीक है। अब ये 4 से कट गया 8, 32 कितना बार में, 8 बार में। अब ये माइनस साइन नीचे तो रहेगा नहीं अकेले, ये उसके साथ चला जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर है ना। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत सारे चीजों को आपको क्लियर करेगा। अगर ध्यान से बाद में भी अगर कहीं भूले तो ये वीडियो को अगर आप रिकॉल कीजिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। दो जगह, एक तो ये जो पूछ लिया क्वेश्चन, दूसरा जगह यहाँ भी कि क्यों ये पहले मल्टीप्लाई ना करके साथ में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर भी हम 2 को इधर नहीं लेकर आए थे, एक्चुअली में 2 को भी हम इधर ला सकते थे मल्टीप्लाई में, लेकिन हम इसलिए नहीं भेजे क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ देख रहे हैं 6 है ना। 6 उधर जाए, 6 उधर गया तो 2 से ऑलरेडी कट गए, तो इधर भेजते तो और ये एक लंबा प्रोसेस में जाते। तो हम सिर्फ आंसर ला रहे हैं, ये ध्यान तो देना ही है, लेकिन साथ साथ ये ध्यान देना कि कितना शॉर्टकट मेथड अपनाया जाए, है ना। कहाँ ये सारा कैलकुलेशन माइंड में होते रहेगा। जैसे पिछला क्वेश्चन में डिवीजन के बारे में दिखाए थे कि लास्ट में डिवाइड कर रहे थे 4 बार में, कैसे काट दिए एक बार में। तो वो सारा आइडिया तुमको प्रैक्टिस से आता है और ये सारा रूल तुम पढ़े हुए हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, क्लियर, ये ध्यान रखना। अब और क्वेश्चन है, तो आ रहा है डेसिमल है, कुछ नहीं है, बहुत सारा है तो सब बन जाएगा, है ना, वो सब बन जाएगा। डेसिमल वाला भी एक तो बता देते हैं, बाकी दोनों खुद ही बनाएगी। चलो अब डेसिमल वाला एक प्रॉब्लम है तो भी बता देते हैं। 0.25 जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, है ना, दुनिया का कोई भी बुक हो, है ना, तुम्हारे स्टैंडर्ड का क्लास 8 के लेवल का कोई भी बुक से क्वेश्चन दे, बनना चाहिए चैप्टर का, तभी ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। नहीं तो इस बुक से बना लिए सर, उस बुक का नहीं बन रहा, ये सब सिस्टम नहीं, है ना। चैप्टर तभी कंप्लीट माना जाएगा, किसी भी बुक से उठा के दे दे, एनसीईआरटी दे दे, आरएस अग्रवाल दे दे, तुम्हारा ये कोई भी बुक है ना, या और भी कहीं बुक लगे, वो सारा क्वेश्चन तो ऐसा ही रहेगा ना। रूल समझ में आना चाहिए, रूल समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी दे क्या फर्क पड़ता है, बनेगा क्वेश्चन। 1000 बन सकता है, लाखों बन सकता है क्वेश्चन। सॉल्यूशन का जो उसका रूल होगा वो तो सेम है, वो समझ में आ गया तो बना लो, है ना। तो अब ये क्वेश्चन देखो, 0.25 ब्रैकेट में क्या है, 4y - 3, 4y - 3 इक्वल टू 0.05 10y - 9। ये क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी सेम चीज है, बस यहाँ पे डेसिमल इसको दिख रहा है, वही भारी पड़ रहा है ना, कुछ नहीं करना। सबसे पहला जो है ये डेसिमल और ये डेसिमल दोनों है ना, तो ये पहले डेसिमल को तोड़ दो। 0.25 4y - 3 है ना, बाई इस डेसिमल को किस में ले आओ, फ्रैक्शन में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा 100। अब ये ऊपर बच गया कितना 25 से कट गया 100, कितना बार में 0.25 1/4 में आ गया। इधर आप तो 0.05 ये भी कटा, 100 आया नीचे, 5 से कट गया कितना बार में 20 बार में। इधर क्या हुआ 10y - 9, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
यहाँ नीचे ऊपर क्या बचा 4y माइनस 3 और नीचे क्या बचा 4, यहाँ ऊपर क्या बचा 10y माइनस 9, यहाँ नीचे क्या बचा 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे सकते हैं। और एक बात और कर सकते हैं हम चाहे तो ये विधान, अगर इधर वाले का डिनोमिनेटर और इधर वाले का डिनोमिनेटर दोनों टोटल के नीचे हो, मतलब समझ रहे हो, टोटल का मतलब जैसे यहाँ पे 4y/4 जो है, ये जो बाय में 4 है ये टोटल के नीचे है, और इधर जो 20 नीचे में वो टोटल के नीचे है ना। ऐसा केस ना हो, मान लिया कि +1/9 है, ये केस रहे तब नहीं, ये केस में ये टोटल के नीचे 20 नहीं है ना। तो ये केस ऐसा केस ना हो, बल्कि ऐसा केस हो कि जब टोटल के नीचे हो तो इसका डिनोमिनेटर आपस में कट सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी। अब 4 का टेबल में देखो 20 आ रहा है, कितने बार में 5 बार में, 4 5 जा क्यों कट सकता है वो भी बता सकते हैं, क्योंकि 20 इधर आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं जाएगा, और मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर नीचे रहेगा। तो ऐसा केस में अगर डिनोमिनेटर एक दूसरे को काट रहा हो, अगर वो टोटल का डिनोमिनेटर हो तो काट सकते हैं। अब यहाँ से नीचे क्या बच गया 5 बचा, 5 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4y माइनस 3 और इधर 10y माइनस 9, ठीक। अब ये देखो 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 4 जा 20y माइनस 15, 10y माइनस 9 इधर है, y को एक साइड ले आओ तो 20y माइनस 10y हो जाएगा, माइनस 9 इधर पहले से, 15y उधर गया तो प्लस 15y हो गया, सॉरी y नहीं है 15 है सिर्फ, ठीक है। 20y में से 10y गया कितना 15 में से 9 चला जाएगा, क्योंकि 15 बड़ा है, 9 गया कितना बचा 6। यहाँ देखो सिर्फ y का वैल्यू चाहिए तो y इक्वल टू हो जाएगा 6/10, क्योंकि 10 किसके साथ y के साथ क्या रिलेशन था, मल्टीप्लाई उधर गया डिवाइड, 2 से काट दो, 2 3 6 तो बचे, आगे कटेगा नहीं कटेगा, ये आंसर क्लियर। समझ में आ गया बात। तो यहाँ पे तुम्हारा जो पिछला क्लास में जो कुछ क्वेश्चन बताया तो बेसिक था, थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्स अगर आएगा तो इतना लेवल का आएगा, आगे भी इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी दिखे तो कॉम्प्लेक्स दिखेगा, प्रोसेस यही रहेगा, गलती नहीं करोगे तो आंसर आना ही आना है, ठीक है क्लियर। अब हम